चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सम मेटल इज 3 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। चलो हिंदी में पहले पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कभी भी कोई भी चीज को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो कोई भी शेप से, लेट सपोज कि अगर कोई क्यूब से कन्वर्ट हो रहा हो सिलेंडर में, है ना, कोई मान लो कि सपोज कर लो कोन को कन्वर्ट कर रहे हो क्यूब में, तो हमेशा ध्यान रखना कि कन्वर्जन जो होगा वॉल्यूम को बेस बना करके होगा। वॉल्यूम को हमें प्रिजर्व रखना है, वॉल्यूम को हमें कंजर्व रखना है, यानी वॉल्यूम हमें सेम रख करके तब काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला चीज हमें ये समझ में आया कि स्फेयर से वायर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वायर का शेप क्या होगा। सो अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखना कि वायर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन नेचर। वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है नेचर में, और इस वायर का हमें गौर से देखो डायामीटर यानी व्यास दे दिया गया है। आपको पता है कि जब कोई भी चीज का व्यास दे दिया जाए तो त्रिज्या जो होता है, जो रेडियस जो होता है वो व्यास बट्टा 2 यानी डायमीटर बट्टा 2 होता है, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे तो हमें त्रिज्या यानी ये वैल्यू तो पता चल गया। हमें यही निकालना है कि इसका लेंथ क्या होगा, लंबाई क्या होगा। तो अब आपको दो चीजें समझ में आ गई कि कभी भी कन्वर्जन करना है तो वॉल्यूम को प्रिजर्व रख के बात करनी है, और दूसरा चीज आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी वायर जब भी कन्वर्ट होगा तो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होगा। इसमें हमें डायमीटर व्यास दिया गया था, उससे हमें त्रिज्या पता चल जाएगा और लेंथ हमें निकालना ही है। वॉल्यूम को प्रिजर्व रखना है तो वॉल्यूम को प्रिजर्व तो रख लेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि वॉल्यूम को प्रिजर्व रखना है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होगा, आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, आपको रेडियस पता है, सिर्फ लेंथ पता करना है। तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये देखो कि डायमेंशंस सबके बराबर है कि नहीं। यहाँ गौर से देखोगे जो एक गोला था उसका जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि वो वायर जो सिलेंड्रिकल शेप का जो होगा उसका डायमीटर जो है वो क्या है, में मिलीमीटर में दिया गया है। तो हमें यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे आना चाहिए। तो एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसे आप याद कर लेना। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या यही 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है, बात आई समझ में। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो आप इसी प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हो कि मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर बाद में हम इस सबको मीटर में, आंसर देखोगे गौर से तो ये सब मीटर में है, आंसर मीटर में, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। या पहले ही आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो दोनों को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो स्फेयर का जो रेडियस जो होगा, अगर मैं उसको RS कहूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/100 के, ये मीटर हो गया। रेडियस ऑफ अगर मैं सिलेंडर कहूं या वायर कहूं, वायर कहना ज्यादा उचित होगा, तो डायमीटर 4 था तो 4 का आधा ही होगा यानी 2 mm, तो 2/1000 जो मीटर होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ वायर। सो हमने दोनों को क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको असुविधा हो तो आप मीटर में मत कन्वर्ट करना, किसी एक को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना या इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना। फिर जो आंसर आएगा यूनिट का ध्यान रखते फिर मीटर में कन्वर्ट कर देना, या सेफ साइड में यूनिट का कन्वर्जन कर लिया। ये तीसरा हो गया। पहला वॉल्यूम को कंजर्व रखना, दूसरा ये कि हमेशा वायर जो सिलिंड्रिकल नेचर का ही होता है, तीसरा आपको ये पता है ही कि रेडियस को हमने यूनिट्स में बराबर बराबर कन्वर्ट कर लिया, डायमेंशन सबका बराबर रहने दिया है, ठीक है। अब हम प्रिजर्व करते हैं, वॉल्यूम को कंजर्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब। तो
स्फीयर को RS का क्यूब लिख दिया। ये बराबर होगा किसके? वॉल्यूम के, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर, तो R वायर का स्क्वायर इंटू H, तो पाई से पाई तो कट गया। तो आपको पता है कि 4 इंटू RS यानी कि स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब, तो कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो 3/100 का क्यूब यानी 3 गुने 3 गुने 3 बटा 100 गुने 100 गुने 100, है ना, बराबर कितना? ये 3 को हमने इधर भेज दिया है, तो 4 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 3, है ना, रेडियस ऑफ वायर का स्क्वायर इंटू H। तो हम इसको इक्वेट किससे करेंगे? 3 इंटू रेडियस ऑफ वायर का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ वायर कितना? 2/1000, तो 2/1000 गुने 2/1000, ठीक है, इंटू कितना है? तो H है भैया, दोनों बराबर में है तो काट देते हैं ना, दोनों बराबर में, 3 से 3 तो कट गया, ये 2 दूनी 4, तो 4 से 4 भी कट गया, ठीक है, ये 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ऐसे कट गया, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ भी कट गया, ठीक है ना। तो इधर की तरफ अगर आप गौर से देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 बच गया 9, तो H इज इक्वल्स टू 9 मीटर। आंसर कहीं है क्या? बिल्कुल है, और यही आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन सेलिंग 30 चेयर्स अ फर्नीचर सेलर गेट्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर्स, हिज लॉस परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। चलो पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहला हानि को हाईलाइट करना है। 30 कुर्सी उसने बेचा है, उस पर 6 कुर्सी के बराबर कितने हानि? 6 कुर्सी के बराबर हानि होता है। 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी? कभी लाभ कभी हानि पूछता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि प्रॉफिट या लॉस दोनों कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको पता है कि लॉस जो होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना हुआ है बताओ? 6 कुर्सियों के बराबर का लॉस। तो भैया अगर एक कुर्सी बेचने का मैं x रुपया मान लूं, मान लेते हैं कि एक कुर्सी बेचने का मैं x रुपया चार्ज करता हूं, तो 6 कुर्सी के बराबर लॉस यानी 6x, और 30 कुर्सी बेचने का कीमत कितना है? 30x, तो 36x। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 36x आ गया। हानि हमें कैलकुलेट करना है, हानि का प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस कितने का हो रहा है? 6 कुर्सी का, 6x का लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय कितना? 36x इंटू 100। तो 6 छछा 1 36, तो 100/6। तो 100/6 को क्या लिख सकते हो? 16 छक 96, है ना, 400, 4/6, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। या फिर इसको और तोड़ना हो तो 100/6 को लिख सकते हैं कि 2 से 50 और 2 से 2 तिहाई 6 यानी 50/3। 50/3 को फिर से क्या लिख सकते हो? 16 तिहाई 48, 2 16.2/3, 16.2/3 आंसर हो जाएगा। 16/2/3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन में यही करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक और आपको बताया था कि सिंपली जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऊपर में लिख दो, तो 6 जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी यूनिट है वो डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द यूनिट। डिफरेंस कितना है भैया? 24 का है डिफरेंस, है ना। सॉरी, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ऑफ यूनिट कब? जब आपको प्रॉफिट हो तो डिफरेंस का यूनिट, लॉस हो तो ऐड का यूनिट। उसमें एक बार करेक्ट कर लेना आगे में कि एक मैंने मिस्टेक वहां पे ये कर दिया था कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो नीचे में जो टोटल जो पेड यूनिट जो होगा, है ना, वो डिफरेंस होता है, और जब लॉस होता है तो पेड यूनिट जो होता है वो समेशन होता है। ये लॉस यूनिट है ना, तो लॉस 30 + 6 यानी 36,
और गुने 100 कर देना है, ऐसे में भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो आपको सबसे पहली बात तो गौर ये करना पड़ेगा कि जब भी ऐसे सवाल जवाब हो तो इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। अच्छा, बीसी सीए और एबी का एलसीएम लोगे तो एबीसी आएगा, एबीसी आएगा नीचे। तो एबीसी आएगा तो बीसी कॉमन, तो ऊपर में कितना हो गया, ए क्यूब, फिर क्या हो जाएगा बी क्यूब, फिर कितना हो जाएगा सी क्यूब, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो गया। अब इसी को देख लेते हैं कि कैसे आंसर ये आ सकता है। ठीक है, तो भैया गौर से देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास आ चुका है डिवाइडेड बाई ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0। तो ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू है 0 तो लेट सपोज मैं कह लूँ कि तीनों तरफ मैं क्यूब कर दूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, बिल्कुल हो जाएगा 0। तो आपको ये तो पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है, अगर इसका पूरे का होल क्यूब मैं कर दूं तो 0 का क्यूब इज ऑलवेज 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 3abc इंटू इतना इज इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि या तो आप यहां से तोड़ सकते हो या तो फिर डायरेक्टली तोड़ दो, या तो ऐसे तोड़ दो या फिर डायरेक्टली तोड़ो। देखो यहाँ तक हम तोड़ के पहुंच चुके थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये टर्म हमें आया था। तो भैया एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इंटू में हो गया माइनस 3abc होता है। ठीक है, सो अगर मैं इसी पैटर्न पर इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को पुट कर दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस 3abc। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू ये कुछ भी करूँ टर्म, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, सॉरी ये प्लस 3abc होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वैल्यू वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू इतना होता है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, तो इधर जाएगा ये माइनस वाला तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और चूंकि पता है कि ये 0 है तो पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इधर आएगा 3abc, तो ये तो भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 3abc। तो भैया 0 प्लस 3abc इज 3abc, तो abc कैंसिल, तो 3 आ जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ो, द सॉल्यूशन ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 10। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको पता है कि बेस हमारा क्या है, बराबर दिया गया है। ठीक है, बेस माने ये, बेस मतलब ये और पावर मतलब ये। ठीक है, तो बेस मतलब हो गया ये और पावर मतलब हो गया ये। ठीक है, एक मिनट इसे इरेज थोड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, 4 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस x। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए
कि जब a टू दी पावर m होता है प्लस a टू दी पावर ही n होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं। लेट सपोज कि 2 की पावर 5 है प्लस 2 की पावर अगर 3 है तो इसे क्या 2 की पावर 2 मान लो सपोज, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, इसे क्या लिख सकते हैं। क्या 2 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे लिखें, क्या करें कि इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा देर ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू 10 है तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो दो उपाय है। या तो आप लॉग ले सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे इस पूरे इक्वेशन को कुछ मान लो, ठीक है, इस पूरे को कुछ मान लो, इस पूरे को कुछ मान लो, ठीक है, और फिर लॉग ले लो और आंसर आ जाएगा। या फिर नॉर्मली इसमें वैल्यू को तुम पुट कर दो। अगर वैल्यू को पुट करोगे तो सबसे जीरो को पुट करके देखो। तो 0x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं लेट सपोज, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इतना इतना इक्वल टू इतना इज, क्या पूछ रहा है हमसे, x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन ऑफ 4 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10 इज, तो x की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा होगा, ठीक है, सॉल्यूशन, है ना। तो देखो x की वैल्यू अगर मान लो 0 डालते हैं तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 यानी 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 10, खत्म। 1/2 डालते हैं तो 4 की पावर 1/2 करेंगे तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 4 का पावर 1/2 करेंगे तो 1 में से 1/2 हो जाएगा तो 1/2, यानी कि ये 2 का पावर 2 गुने 3/2 तो खत्म, तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, और 2 का पावर 2 1/2 तो 2 2 कैंसिल, तो 8 प्लस 2 यानी 10, यानी 1/2 रखने पे तो 10 आ गया। क्या माइनस 1/2 रखने पे 10 आ सकता है? रखो 4 टू द पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की वैल्यू के बराबर। तो इसको हो गया 2 की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, माइनस 1/2 रख करके, तो 4 की पावर 1 माइनस माइनस 1/2 इज 4 टू दी पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, 4 की पावर 3/2 इज अगेन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर क्यूब यानी 8, 8 प्लस 2 10, यानी ये दोनों वैल्यू फुलफिल कर रहा है, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो एक तो ये हो गया कि ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, एक मैंने आपको लॉग का बता ही दिया था, एक और मैं आपको मेथड इसका बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो 4 टू दी पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर 1 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि आपको पता है कि जब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी कि जब बेस बराबर हो पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो बस इसे स्प्लिट मैंने कर दिया, अगर पावर ऑलरेडी एडेड हो सेम बेस रख करके हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू में। इसको क्या लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस के लिए डिवीजन और प्लस के लिए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस था तो हमने मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ माइनस है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 टू दी पावर x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। अब 4 टू दी पावर x को आप क्या कह दो, एक वैल्यू मान लो y के बराबर, सो ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 10, 4y स्क्वायर माइनस 10y, ये 10y इधर आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 चौका 16 और 10 और 16 के बीच का संपर्क साध लो, आंसर आपका है ना। तो आप बात समझ रहे हो मेरा, है ना, 4 चौका 16, 8 दूनी 16 भी कह सकते हो, इसको कैसे कह सकते हो, देखो 4 के फैक्टराइजेशन करो ना 16 का, 8 दूनी 16 और 10 लाना है, तो भैया 8 दूनी 16, 8y माइनस 2y प्लस 4 कह दो, प्लस में है तो माइनस 8y माइनस 2y इज माइनस 10y, माइनस 8 गुने माइनस 2 इज प्लस 16, तो ठीक है खत्म कहानी। इसको सॉल्व कर लो, 4y कॉमन ले लो तो y माइनस 2 माइनस, अगर 2 कह दूं तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ y माइनस 2 बराबर 0, है ना। सो ऑब्वियस ही बात है y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4y इक्वल टू 2 यानी y इक्वल टू 1/2। तो एक तो आ गया y बराबर 2 और y बराबर आ गया 1/2, ठीक है। तो सबसे पहली बात
कि 4 टू द पावर x इज y, तो y बराबर अगर 2 अगर आता है, अगर 2 अगर आता है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 4x को क्या लिख सकते हो तुम? 2 टू द पावर 2x, यही तो लिख सकते हो। 4 टू द पावर x को टू द पावर 2x इज इक्वल टू द पावर इतना, 2 की पावर 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1/2। ध्यान से आ गया। अच्छा, y की वैल्यू अगर 1/2 में पुट कर दूं, y की वैल्यू 1/2 में पुट करूं, तो y की वैल्यू 1/2 करूंगा तो क्या 2 की पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 इज व्हाट? 2 टू द पावर -1, तो 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से फिर से दोनों वैल्यू आ गया, आंसर खत्म। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, किसी से डिवीजन किया जा रहा है, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर इतना इतना, देन gx इज। देखो, डिवाइड किया गया है उसको, है ना, और उसमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर हमारा आ चुका है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भैया कि आपको पता है कि इस अंक को, ये जो अंक दिया गया है, इसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, इसको डिवाइड किया गया किससे? gx से। तो हमारा क्या वैल्यू आया? x² - x + 1, है ना, क्या आया? क्वोशंट आया, और रिमाइंडर यानी शेषफल आया इतना। चलो हिंदी में बोल दूं क्या? चलो बोल ही देता हूँ। x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx को विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना है, तो gx कितना? भाजक है भैया, ये भाजक है। दिस इज व्हाट? डिवाइजर, डिवाइजर ही तो है। और आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि डिवाइजर इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू द नंबर। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइजर गुने डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इक्वल टू नंबर, यानी कि ये नंबर जो है इसको दो प्रकार से, या तो तुम उसमें gx से ये एक ऑप्शंस को, एक तो मेथड नंबर एक ये है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को एक एक करके क्या करो, तुम भाग दो, और भाग करके तुम gx का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, इतना रिमाइंडर आ जाए तो, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। तो हम सीधे क्या कहेंगे भैया, इस दिमाग का प्रयोग करें कि डिवाइजर को डिविडेंड में गुना करके रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं किसको गुना इसमें से करूं मैं कि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो भैया इसके लिए एक और उपाय होता है। एक तो ये है कि आप सीधे कीजिए कि डिवाइजर इनटू ऑप्शंस को आप चेक कीजिए, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सपोज कर लो डिवाइजर में अगर हमारा, ऑब्वियस ही बात है, इसका पावर देखो, जो नंबर है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 में है, मैक्सिमम पावर 3 में है। तो ऑब्वियस रिमाइंडर तो भैया यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो क्या है? ये भागफल है। तो भाजक जो होगा वो कोई x की पावर 1 में रहना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तभी तो x की पावर 1 और x की पावर 2 मिलकर x की पावर 3 देगा। यानी 2 की पावर वाला तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी यही आंसर बचता है। तो ऑप्शंस भी चेक करना है तो हम क्या करेंगे? आंख मुंह नाक कान खोल करके ऑप्शंस को चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और सीधे इसी को तुम गुना करो ना, देखो ना आंसर आता है कि नहीं आता है। तो डिवाइजर कितना है? x² - x + 1 इंटू हमने क्या कहा? x - 2। सबको x से पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? x³ - x² प्लस x माइनस 2x² प्लस 2x - 2, ठीक है। इस सब को तुम ऐड कर दो, तो x³ x² - 2x - 3x² प्लस 3x - 2, ठीक है। इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना है? -2x + 4, तो -2x + 4, तो ये टोटल कितना? x³ - 3x² है ना, तो 3x - 2x इज कितना? x, और -2 + 4 इज कितना? 2, तो x³ - 3x² प्लस x + 2 क्या आंसर है? क्या? हाँ बिल्कुल है।
तो यही हो गया। तो एक तो ऑप्शन से चेक करना है, तो आंख मुंह नाक कान जब खोल के आप करोगे, पावर्स को मिलाया तो यहीं से आंसर आ गया। दूसरा डिवाइड इनटू डिविडेंड करके भी एक एक ऑप्शन को चेक किया तो आंसर आ गया। तीसरा इसका उपाय यह भी है कि एक्स की वैल्यू आप 1 मान लो, ठीक है, और 1 मान करके चेक कर लो चारों तरफ की वैल्यू बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने मेथड बताया है उसको आप फॉलो करोगे, एग्जाम में भी समय लगेगा बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। चलो, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of a diameter 7 centimeter. The total height of the toy is इतना, then the volume of the toy is कितना। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास दिया गया है तो त्रिज्या में इसका हाफ हो जाएगा, एक अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर पर चढ़ा हुआ है, यानी कि कोण है, शंकु यानी कि कोण। तो एक सपोज कर लो कुछ इस प्रकार का शेप है खिलौने का, ठीक है, ये हेमिस्फेयर अर्धगोले पे चढ़ा हुआ है शंकु के आकार का खिलौना, ऐसा कुछ है, ठीक है। कह रहा है खिलौने की कुल जो ऊंचाई है वो हमें पता है कि 14.5 सेंटीमीटर का है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम ऊपर चलते हैं और यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, तो कोन आपको पता है हेमिस्फेयर पे माउंटेड है, ये भी पता है। जब माउंटिंग हो रहा था तो आपको ये तो पता है ना कि जब भी आप माउंटिंग करोगे तो ये कोन का जो रेडियस होगा वही रेडियस हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा। तो भैया डायमीटर जब 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर का हो गया। टोटल हाइट हमें दी गई है, टोटल हाइट जो माउंटिंग का है वो हमें पता है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ द टॉय पूछा जा रहा है कि टॉय का वॉल्यूम क्या होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जो टॉय का जो वॉल्यूम होगा, जो खिलौना है उसका जो वॉल्यूम जो होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर है, कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है कि हमें टोटल हाइट ऑफ द टॉय, तो आपको पता है माउंटिंग यहाँ पे हुआ था, गौर से देखो, ये मत हाइट पूरा मान लेना, माउंटिंग है इस पे ये, यानी कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा आर। तो ये टोटल हाइट टॉय का दिया गया है, टोटल हाइट कितना है 14.5। लेकिन जब आप कोण का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो सिर्फ इस हाइट का वैल्यू का इस्तेमाल करते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला वैल्यू इस्तेमाल करते हो। जब भी आप कोण का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो, ये वाला वैल्यू एच होता है, ठीक है, जबकि ये पूरा एच दिया गया है। गौर से देखो, ये देखो दोबारा से मैं ड्रॉ कर दिया हूं, ये था कुछ आपको रेडियस, इस पे कोण आपका माउंटेड था, ठीक है। हमें चाहिए कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए ये वाला हाइट, अब पूरा हाइट हमें दे दिया गया है, ठीक है, हेमिस्फेयर पे माउंटेड है। तो कहने का सेंस ये है, टोटल अगर 14.5 सेंटीमीटर अगर है तो उस 14.5 सेंटीमीटर में से अगर मैं त्रिज्या को घटा दूं, इधर वाले हाइट को घटा दूं तो हमें ये वाला हाइट मिल जाएगा, ठीक है। इधर वाला हाइट घटा देते हैं, इधर वाला हाइट त्रिज्या 3.5 को घटा दो, 3.5 घटा दिया तो कितना हो गया, ये तकरीबन 11, ठीक है। अब कर लो, ठीक है, तो 1/3 पाई, तो पाई/3 को बाहर ही निकाल दो, ठीक है, सॉरी पाई/3 को अब बाहर निकाल दो। अब अंदर में आर स्क्वायर एच बचता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आर स्क्वायर भी तो हमारा बराबर है ना, तो हम आर स्क्वायर को भी एक बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 3 को बाहर निकाले, अंदर में बच गया एच बच गया 11, क्योंकि जो कोण का हाइट है वही, टोटल हाइट टॉय का 14.5 था, त्रिज्या को हटा दिया तो हमें हाइट मिल गया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब में से अगर मान लो पाई आर स्क्वायर 3 हटा दो तो 2r हो जाएगा। 2r कितना है भैया, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी 7। 11 + 7 कितना, 18। तो पाई आर स्क्वायर 3 × 18, तो 3 छक कितना 18,
तो देखो ये पाई के टर्म में आंसर नहीं है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 6 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इज व्हाट 7/2 गुने 7/2। तो 7 से तो कैंसिल, 2 से 11, 2 तिहाई 6। तो भैया 11 7 77 और 77 तिहाई कर दो। तो एक यूनिट डिजिट पे सब में है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 और 2 23, यानी 231 सेंटीमीटर क्यूब जहां भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लब ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेट आइदर इन तंबोला और रमी। 320 participate in rummy, 350 participate in tambola and 220 participate in both. How many members does the club have? यानी कि इसको सॉल्व करने के पहले आओ हिंदी में पहले, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, सभी सदस्य को भाग लेना अनिवार्य है। ठीक है, 320 लोग रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं भैया? ऐसे क्वेश्चन को दो प्रकार से आप अगेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भैया? एक तो वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? प्रोबेबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए को हमने मान लिया तंबोला खेलने वाला और बी को मान लिया रमी खेलने वाला। ठीक है, इज कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों खेलने वाले। तो क्लब में कितने मेंबर होंगे? तो पी ए यानी 320 जो तंबोला खेलने वाले, जो रमी खेलने वाले 350 माइनस जो दोनों खेलते होंगे 220, घटा दो ना। 320 में से 220 घटाना आसान है, 100 और प्लस 350 यानी 450 विल बी द करेक्ट आंसर। और वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? इजी। क्या करेंगे? सबसे पहले तंबोला खेलने वाले के लिए एक सर्कल बनाओ। ये तंबोला खेलने वाले लोग हो, ये टोटल तंबोला खेलने वाले लोग कितने हैं भैया? टोटल तंबोला वाले जो लोग हैं 320 हैं। ठीक है, और सब कुछ ना कुछ खेल ही रहा है, यानी कोई बाहर नहीं है, मतलब कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो कि कुछ नहीं खेल रहा हो, तो एडिशन की बात ही नहीं उठती। रमी खेलने वाला कितना है? 350 लोग है। तो ये रहा रमी, कितना? 350। दोनों खेलने वाले लोग कितने? 220। तो भैया 320 को ऐड कर दो, 350 को ऐड कर दो, इसमें से इस दोनों इंटरसेक्शन को घटा दो, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू खाली जगह जो है दोनों मिल करके ही मेंबर होगा। तो वही बात है, 320 प्लस 350 माइनस 220, जैसे यहां से कैलकुलेशन किया। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ages 2 years ago and 2 years from now is 2/3 the present age of A। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, यानी कि हिंदी में मैं पढ़ूं इस सवाल को, तो मैं कहूंगा 2 वर्ष पहले A की आयु के व्यतुक्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्यतुक्रम का योग 2/3 है। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल, व्यतुकर्म मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है एजेस का। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एजेस 2 years ago and 2 years from now। लेट्स सपोज प्रेजेंट एज ऑफ ए मानते हैं कि x है। ठीक है, तो भैया 2 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? x माइनस 2। 2 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? तो x प्लस 2 आपका हो गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि x माइनस 2 प्लस x प्लस 3 इज 2/3, नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ एज इज 2 years ago। तो 2 साल पहले उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? x माइनस 2 प्लस 2 years फ्रॉम नाउ, और उसका सम है, योग है, तो भैया प्लस इसलिए लगा दिया हमने, डिफरेंस कहता तो माइनस लगा देते। 1/x प्लस 2 यानी 2 years फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू कितना? 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस 2, इधर हो जाएगा x माइनस 2, नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी सिंपल फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x माइनस 2 x प्लस 2 इज x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3। तो 2 से 2 तो कट गया, ये 2x हो गया। ठीक है ना, सो 2x
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2/3। ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंचिया गुना कर दो तो भैया ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, यहीं पे मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज 0, क्योंकि इसको इधर लेके आ गया मैं। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो भैया 4 लाने के लिए हम क्या करें? हाँ, 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? 4 लाने के लिए 4 गुने 1 ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें माइनस में 3 चाहिए ना, तो इसका फैक्टराइजेशन हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, चूंकि माइनस में लाना है हमें 3x, तो माइनस में ज़्यादा रख लेते हैं, माइनस 4x प्लस अगर x से गुना कर दूं तो माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। तो देखो माइनस 4x स्क्वायर पूरना चाहिए, तो माइनस 4x स्क्वायर पूर गया दोनों को करके, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 3x होना चाहिए, माइनस 3x भी हो गया। अब चलो x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो गया, प्लस 1 x माइनस 4 बराबर 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4। तो माइनस 1 तो एज किसी का हो नहीं सकता, एज किसी का कभी नेगेटिव होता है कि नहीं, तो x इक्वल टू 4 ही आएगा, यही आंसर है। तो प्रेजेंट एज याद रखना गौर से, क्या पूछा? प्रेजेंट एज 4। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन खेल जाए, आपसे पूछे कि प्रेजेंट एज नहीं 2 साल के बाद का एज बताओ कितना, तो 6 साल। 2 साल पहले का कितना, तो 4 माइनस 2 यानी 2 साल। ऐसा करके आपको क्वेश्चन को इन बिटवीन द लाइन पढ़ना है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जब भी बोले कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे जब भी मान लो इक्वेशंस अगर लाइन का समीकरण दिया गया, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, दोनों का इक्वल सॉल्यूशन, मतलब L1 जो होगा L2 को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या हो गया कि एक मैट्रिक्स हम ड्रॉ करेंगे सबके मान के लिए, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू पता करनी है कि ऐसा k का वैल्यू मैं क्या डालूं कि यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो कांस्टेंट जो होता है ना, उसको अब फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। और इसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि x सिर्फ लिखा गया तो इसको हम मान के चलते हैं कि x इंटू 1 है, तो 1 कोएफिशिएंट। लेट सपोज यहाँ पे के वाई लिखा गया है माइनस के वाई, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के मान के चलेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में। तो पहला इक्वेशन का कोएफिशिएंट में अगर मैं बनाऊं तो x का 1 है और y का माइनस के है, फिर x का कितना है तो 3 है और y का 2 है, ऐसे हमने लिख दिया है ना, ये डिटर्मिनेंट। ऐसे ही आपको बनाना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन 2 लाइन का जब आपसे पूछा जाए k की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट को इग्नोर कर दो और ऐसा डिटर्मिनेंट बना लो, फिर इसको कैचे गुना करके 0 से इक्वेट कर दो। तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस, है ना, k माइनस के इंटू 3 इज माइनस 3k इज इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, यानी 3k इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी k इज इक्वल टू माइनस 2/3। क्या कहीं पे आंसर है क्या माइनस 2/3? यस, यही आंसर इसका होगा, आप देख लेना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इज 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें बोला गया है, द वैल्यू ऑफ k इज कितना। आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चीजें हमेशा पता रहनी चाहिए, सम ऑफ द रूट का वैल्यू क्या होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ द रूट की वैल्यू जो होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी क्या होता है याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। सी मतलब जहां पे कोई भी एक्स का वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो ये तो है ए एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, ये है बी एक्स स्क्वायर का, ये है सी के प्लस 8 है। तो अल्फा बीटा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये है, ये समीकरण दिया गया है, उसका जो रूट जो है, रूट का प्रोडक्ट है 3, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है दी गई है, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, 3 इज इक्वल्स टू सी बाई ए, तो सी कितना है के प्लस 8, और ए कितना है, तो ए कितना है ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3k, कोएफिशिएंट का वैल्यू 3k, इक्वेट कर दो,
कैंची या गुना जब आप करोगे तो 9k इज इक्वल्स टू k प्लस 8 यानी 8k इज इक्वल्स टू 8 यानी k की वैल्यू हो गई 1। आंसर आ गया, k का वैल्यू 1। यही होना चाहिए। देखो एक्चुअली ये ना प्रॉपर मैथमेटिक्स का पार्ट है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही बीपीएससी में पूछा जाए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, प्रायः ऐसा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी आ गया तो आप इसे हल कर लेना क्योंकि ये इजी मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग √2, बेस में √2 है और ये जो ऊपर में है वो क्या है 32, यानी इसे कैसे रीड करोगे log 32 टू द बेस √2, ऐसे रीड इसको करते हैं log 32 टू द बेस 2, यानी बेस 2 है। हमें आदत है log 10 रीड करने का, जब भी कभी लिखा रहा है कि log 2 सीधे, यानी ये बेस 10 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे √2 के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। और एक चीज में हमेशा याद रखना कि log a टू द बेस a, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर है अगर बेस में भी वही वैल्यू तो हमेशा 1 के बराबर हो। जैसे कि log मैं लिख दूं कि 2 टू द बेस 2 तो 1, log 10 टू द बेस 10 तो 1, यानी log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा √2 को। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था या किसी लेक्चर में आपको मैंने बताया भी है कि भैया 2 का पावर हमें 10 तक याद रहना चाहिए। 32 को 2 के पावर में लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, 2 4 8 16 32, 2 का पावर 5। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या log 32 को 2 की पावर 5 टू दी बेस √2। अच्छा, आपको पता है कि 2 को √2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। 2 को कुछ और नहीं √2 का स्क्वायर ही तो कहते हैं। √2 का स्क्वायर कर दो तो 2 आ जाएगा आपका आंसर में। तो √2 का स्क्वायर में करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि log √2 का स्क्वायर कह दूं तो स्क्वायर टू दी पावर 5 है तो पावर में गुना हो जाता है टू दी बेस √2। इसे मैं कह सकता हूं क्या log √2 टू दी पावर 10 टू दी √2। ठीक है, टू द बेस √2। आपको एक और चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि log जब भी a टू दी पावर m लिखा गया हो तो इसे हम लोग m log a लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पावर जो m है वो बाहर में log के गिर जाता है। तो ये जो पावर जो है 10 वो बाहर में log के गिर जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 10 log √2 टू दी बेस √2। आपको अभी भी मैंने बताया कि log a टू दी बेस a इज ऑलवेज 1, तो ये वैल्यू 1, तो 10 गुने 1 इज 10 आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। किसी एक वृत्त का, एक मान लो सपोज कर लो कि एक वृत्त है, उसका रेडियस हमें दे दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, कोई एक सेक्टर है मान लो, बहुत सारे सेक्टर मिलकर के एक सेमाई सर्कल और 2 सेमाई सर्कल मिल